आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एनपीएस में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप अपने एनपीएस पोर्टफोलियो के गेन्स को बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद भी एनपीएस के अंदर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को इनिशिएट करती है। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि एनपीएस का पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता है, एनपीएस में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपको क्यों करनी चाहिए, एनपीएस में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हैं और कब कब आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं रिव्यू पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनपीएस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनपीएस में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कर सकते हैं: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आप मैक्सिमम 5% अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी की बात करता हूँ। मान लीजिए हमारा रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है और हमने ये चूज़ किया है कि हम इक्विटी के अंदर 60% अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर हम 20% और कॉर्पोरेट के अंदर 20%, यानी कि इक्विटी इज टू डेट का रेशो हमने 60:40 का रखा है। अब मानते हैं कि बुल रन होता है, मतलब कि मार्केट जो इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इक्विटी मार्केट के ज़्यादा बढ़ने के कारण आपका जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है। यानी कि इक्विटी का एक्सपोजर मान लेते हैं यहाँ पे आपका 60% से बढ़ के हो गया है 75% का, और जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड का आपका एक्सपोजर है वो कम होकर रह गया है 12.5% का, 12.5% का। यानी कि आपका अब जो इक्विटी इज टू डेट का रेशो है ये रह जाता है 75:25 का। अब क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो यहाँ पे आपका इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ने के कारण आपको एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की जरूरत है, ताकि आप वापस अपने पोर्टफोलियो को इस कन्फिग्रेशन पे 60:40 की कन्फिग्रेशन पे ले जा सके। सिमिलरली अगर मैं बियर रन की बात करूं, मान लीजिए मार्केट नीचे जाती है, तो उस केस में आपका इक्विटी, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का जो एक्सपोजर है ये वापस से चेंज हो जाता है। इक्विटी क्योंकि ज़्यादा फॉल करती है जब भी मार्केट जो है नीचे गिरती है, तो इक्विटी का एक्सपोजर मानते हैं कि आपका नीचे होकर रह जाता है 35% का। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अब जो आपका 60:40 का रेशो था ये कम होकर रह जाता है 35:65 का। यानी कि अब इस केस के अंदर आप इक्विटी के अंदर अंडर एक्सपोज है, और बाद में अगर फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाती है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इन सब चीज़ों को एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, जहाँ पे मैंने मैथमेटिकल नंबर लिए हैं। अगर आपको मैथमेटिकल नंबर समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो इस वीडियो को स्लो करके या फिर पॉज करके देखिएगा, लेकिन इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे होती है और क्यों बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू डू पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लूंगा। पहला एग्जांपल मैंने लिया है बुल मार्केट फॉलोड बाय बियर मार्केट, और सेकंड एग्जांपल मैं लूंगा बियर मार्केट फॉलोड बाय बुल मार्केट। मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए आपका रिस्क एपेटाइट कुछ इस तरीके से है कि आप इक्विटी के अंदर 60% अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर 20-20%, यानी कि ओवरऑल इक्विटी टू डेट रेशो आपकी 60:40% की है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में, तो 60,000 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे इक्विटी में, और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 20,000 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे। इसके बाद क्योंकि पहले यहाँ पे बुल मार्केट रही है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा कि जो 60,000 रुपीज़ है ये बढ़ के हो गए हैं 1,50,000 रुपीज़ के। और आपका कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन इक्विटी ज़्यादा बढ़ा है तो कंपैरेटिवली उनके कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में कम इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर आप अब पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करेंगे तो इक्विटी में अब आपका एक्सपोजर हो गया 75% का, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 12.5% का और गवर्नमेंट बॉन्ड में 12.5% का। यानी कि अब हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है वो हमारा इक्विटी के अंदर बढ़ गया है, 60% से हो गया है 75%, और इसके कारण आप हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो इक्विटी का पैसा है वो हमारा 150% बढ़ा, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 25% बढ़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में हो गया, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल में ऐसा चेंज हुआ हो। अगर आप इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, देखिए हमारा टोटल अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज का हो गया था। अगर हम यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो हम वापस इसको उसी पोर्टफोलियो के जो कन्फिग्रेशन है वहीं पे लेके जाते हैं कि 60% पैसा हमारा जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। तो हम 60% पैसा अपना रखेंगे, 1,20,000 रुपीज़ रखेंगे इक्विटी में, और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर हम अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे। जो हो गया था हमारा 25,000 रुपीज़, वहाँ पे हम अपने पैसे को चेंज कर देंगे। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इक्विटी में से 30,000 रुपीज़ को लिया है और इसको हमने 15,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट और 15,000 गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है अभी आपको पता लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए कि बियर रन आ गया है और बियर रन के अंदर आपका क्या हुआ है, पोर्टफोलियो जो है वो कम हो गया है। पोर्टफोलियो आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर था वो 60% से कम रह के 40% रह गया, कि आपका जो 1,20,000 रुपीज़ था ये आपका 50% नीचे गिर गया है।
कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर बहुत धीरे-धीरे चेंज होता रहता है, वहाँ पे गिरावट बहुत ही कम नज़र आती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर आपका जो ₹40,000 का पैसा था वो ₹45,000 हो गया है और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर भी वो ₹45,000 हो गया है। यानी कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो जो ₹2,00,000 का था, ये तो कम होके रह गया है ₹1.5 लाख का, और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्विटी में 60, कॉर्पोरेट के अंदर 45 और गवर्नमेंट के अंदर 45, यानी कि एक्चुअली में टोटल अब आपका 40:60% का पोर्टफोलियो का मिक्स रह गया है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि अगर आपने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया होता, इस जगह पे पोर्टफोलियो को आपने रीबैलेंस नहीं किया होता, तो ये जो 50% का चेंज आपका इस अमाउंट पे आया है, ये एक्चुअली में आपका इस अमाउंट के ऊपर आता। और यहाँ पे अगर मैं इन कॉन्फ़िगरेशन को लगाता हूँ, मान लीजिए आपका जो 50% का जो रिडक्शन यहाँ पे आया या 12.5%, 12.5% जो यहाँ पे चेंज हुआ है, अगर ये आपके 2 लाख रुपीस वाले इनिशियल अमाउंट पे चेंज हुआ होता तो क्या हाल होता? तो उस केस के अंदर आपका अगर बैलेंस नहीं किया होता तो 75,000 रुपीस का आपको यहाँ पे लॉस होता और 75,000 रुपीस आपका बैलेंस बच जाता। यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर 28,125 इतना अमाउंट रह जाता। यानी कि टोटल अमाउंट आपका 1,50,000 की जगह पे रह जाता है 1,31,250 रुपीस का। अगर हम बात करें तो आपको टोटल 18,750 रुपए का बेनिफिट हुआ है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के कारण, और आपको अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 14.3% का बेनिफिट हुआ है। ये बेनिफिट नहीं होता अगर आपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इस स्टेज के ऊपर नहीं की होती, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अपना रिस्क एक्सपोजर है उसको सेव कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बियर रन पहले होता है फॉलोड बाय बुल रन, यानी कि पहले मार्केट गिर जाती है और बाद में मार्केट चढ़ती है। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट जब किया तो हमारा जो एलोकेशन है वो रहा है 60:40 का, सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि 60,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए इक्विटी में और 40,000 रुपीज़ हमने 20-20 करके कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बियर रन हुआ तो 60,000 रुपीज़ का जो हमारा अमाउंट था वो कम रह गया सिर्फ 28,000 रुपीज़, क्योंकि 35% हमारा पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे इक्विटी में गिरावट हुई है। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा इंक्रीज हुआ है और हमारा अमाउंट 26,000 रुपीज़ बन गया। ओवरऑल मेरा जो 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो था ये कम होकर सिर्फ रह गया 80,000 रुपीज़ का, यानी कि मेरे इक्विटी में 53% की गिरावट हुई है और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 30% की जो है इंक्रीमेंट हुई है, अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इस केस के अंदर हम देखते हैं कि हम इक्विटी के अंदर अंडर एक्सपोज्ड हो गए हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर हमें चाहिए था 60% हमारा पैसा होना चाहिए, लेकिन हमारा इक्विटी के अंदर इस टाइम पे 35% पैसा ही सिर्फ इन्वेस्टेड है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, और मैं इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके यहाँ से पैसे को वापस, जो मेरा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा है, यहाँ से पैसे को मैं इक्विटी में मूव कर देता हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, 10,000 रुपीज़ लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड से, 10,000 रुपीज़ लिए गवर्नमेंट बॉन्ड से, और ये 20,000 रुपीज़ को मैंने इक्विटी में डाल दिया है। और इसके बाद जो मेरा 80,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो रह गया था उसमें मैंने अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा दिया है। इसका फायदा कैसे होगा अब उस पर देखते हैं। मान लीजिए इसके बाद बुल रन आता है। बुल रन कुछ इस तरीके से आया कि मेरा जो अमाउंट है 48,000 रुपीज़ का, ये इंक्रीज होकर हो गया 90,000 रुपीज़, और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया 15,000। अगेन हम इंक्रीज भी ले सकते हैं, डिक्रीज भी ले सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। मेरा टोटल पोर्टफोलियो जो 80,000 रुपीज़ का था ये रह गया 1,20,000 का, ये अमाउंट बन गया। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, मेरे इक्विटी के अंदर तो 87.5% का इंक्रीमेंट हुआ है और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया होता, यानी कि अगर ये जितना भी सिनेरियो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वाला पूरा का पूरा सिनेरियो अगर मैंने मिस किया होता, तो मेरा आफ्टर बियर रन जो अमाउंट है उसके ऊपर मेरा ये सारा का सारा अफेक्ट आता। क्या अफेक्ट आता? मेरा जो 87.5% का इंक्रीमेंट है ये उसके ऊपर आना था, यानी कि मेरे 28,000 रुपीज़ के ऊपर जो इंक्रीमेंट आता वो ये आता, और मेरा अमाउंट पहुंचता सिर्फ 52,500 रुपीज़। अभी कितना पहुंच गया? 90,000 रुपीज़ का। और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करूँ तो जो मेरा 26,000 रुपीज़ का अमाउंट है ये 24,375 रुपीज़ पहुंचता। टोटल जो मेरा पोर्टफोलियो बन गया 1,20,000, क्योंकि मैंने रीबैलेंसिंग करी थी, वो पोर्टफोलियो मेरा सिर्फ होता 1,01,250 रुपीज़ का। यानी मुझे एक्चुअली में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के कारण 18,750 रुपीज़ का फायदा हुआ है, और अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो मुझे 18.5% का फायदा हुआ है, जो कि अगर मैंने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं करी होती तो मुझे ये फायदा यहाँ पे नहीं होना था। अब बात करते हैं हाउ टू डू पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का फंडा तो हमने समझ लिया है कि बेसिकली आपका जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे प्रोटियन यूजर्स कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने एनपीएस के पोर्टफोलियो के अंदर लॉगिन करना है, अपना यूजर आईडी या फिर आपका जो पीआरएएन आईडी है वहाँ से प्लस पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर मेक ट्रांजेक्शन के अंदर चेंज पोर्टफोलियो फंड मैनेजर या फिर चेंज एसेट क्लास वाला आपके पास ऑप्शन आएगा। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी जहां पे आपका पीआरएन नंबर और टीयर आपको जो सेलेक्ट करना है, टीयर 1 टीयर 2 वो आएगा। आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है।
इसके बाद जब आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइस चेंज रिक्वेस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो भी नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो करंटली पैसा डाला हुआ है, मैंने यूटीआई पेंशन फंड में 75%, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड स्कीम जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की है वहां पे अब मैंने डाला हुआ 10%, और एलआईसी पेंशन फंड जो है उसके अंदर मैंने 15% डाला है। आप मेरे पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मेरा अपना रिस्क एपेटाइट है। ओवर द लास्ट 13 ईयर्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इवेल्युएट किया है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इसके बाद जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि आपके पास आता है कि स्कीम प्रेफरेंस चेंज काउंटर, क्योंकि आप कई बार एक साल के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चेंज काउंटर, क्योंकि आप पोर्टफोलियो फंड मैनेजर जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं साल के अंदर। जब आप इस स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगी, और इस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है कि आप स्कीम प्रेफरेंस जो है अपनी चेंज कर सकते हैं। स्कीम प्रेफरेंस चेंज की बात करूं मैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, बैलेंस लाइफ साइकिल चॉइस, एक्टिव चॉइस, और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑटो चॉइस भी चूज कर सकते हैं। बैलेंस लाइफ साइकिल अगर आप चूज करते हैं तो आपके पास 3 फंड मैनेजर यहाँ पे चूज करने की ऑप्शन आएगी। पहले तो ये एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी होते थे। अब ये जो फंड मैनेजर हो गए हैं ये आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई और एलआईसी हो गया है। बैलेंस फंड मैनेजर या फिर बैलेंस लाइफ साइकिल का जो फंड है उसके अंदर आप इक्विटी के अंदर 45 ईयर्स की एज तक 50% का एक्सपोजर रख सकते हैं। ये एक नई ऑप्शन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर आप बैलेंस लाइफ साइकिल फंड को चूज करते हैं तो आप यहाँ पे इन तीनों फंड मैनेजर्स में से कोई भी फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं। हो सकता है आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को मेरी तरह खुद अपने आप संभालना चाहते हैं, उस केस में आपको एक्टिव चॉइस को सेलेक्ट करना है। और अगर आप एक्टिव चॉइस को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जो भी पोर्टफोलियो फंड मैनेजर है उसको यहाँ पे चूज करें, और आप हर एसेट क्लास के लिए, इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए अलग पोर्टफोलियो फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हैं। आप इनको चूज करने के बाद स्कीम नेम चूज करेंगे, इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, और आप कितना परसेंटेज यहाँ पे एलोकेशन करना चाहते हैं अब वो चूज करेंगे। मान लीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो फंड, आप अपने जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 60-40, तो 60-20 और 20 लिखा हुआ था, और आप इसको अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं और फिर भी अगर आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ट्रिगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 60.5 कर दीजिए, इसको 19.5 कर दीजिए, और लास्ट वाले को 20% रहने दीजिए। जब भी जरा सा भी चेंज होगा आपके स्कीम के अंदर या फिर आपके पोर्टफोलियो फंड मैनेजर में, रीबैलेंसिंग ट्रिगर हो जाएगी। लास्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ऑटो चॉइस को चूज कर सकते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है। ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होगा, और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम होता रहता है। अगर आपने ऑटो चॉइस चूज किया हुआ है तो वहां पे साल में एक बार ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी कब चाहिए। साल में 2 ऐसे इवेंट्स हैं जब आपको अपने एनपीएस का पोर्टफोलियो रीबैलेंस को ट्रिगर करना चाहिए। लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और मेरे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप को ज्वाइन करें, जहां पे मैं कुछ स्पेशल वीडियोस का आपको प्रीव्यू देता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि 2 ऐसे इवेंट्स हैं जब आप अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस का ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे पहले साल में कोई भी एक डेट ले लीजिए, मान लीजिए वो आपका बर्थडे है, मान लीजिए 1 जनवरी है, मान लीजिए आपका लकी डे है, या फिर आपके लवर के साथ एनिवर्सरी की डेट है। साल में उस दिन आपको पोर्टफोलियो को अपने रीबैलेंस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने ऑटो चॉइस को चूज किया हुआ है तब गवर्नमेंट भी आपके पोर्टफोलियो में साल में एक बार रीबैलेंस को ट्रिगर जरूर कर देती है। सेकंड है, अगर आपकी जो फिलॉसफी है कि मेरी एसेट एलोकेशन इस तरीके से रहना चाहिए, वो फिलॉसफी से आपके एसेट एलोकेशन ज़्यादा डेविएट हो जाती है। जैसा हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपकी फिलॉसफी कहती है कि मुझे इक्विटी के अंदर 60% अपना एक्सपोज रहना चाहिए और डेट के अंदर 40%, 20-20 हो सकता है, 15-25 हो सकता है, जैसे भी। अगर यहाँ से आपका इक्विटी एक्सपोजर मान लीजिए 70:30 रेशो में चला जाता है, या फिर आपका एक्सपोजर 50:50 रेशो में चला जाता है, तो उस टाइम पे भी आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को ट्रिगर करना चाहिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को साल में बहुत बार ट्रिगर करने का फायदा नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है कम से कम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर फंड मैनेजर जो आपने चूज किया है वो आपको बेस्ट रिटर्न दे रहा है या नहीं, तो सामने आपको वीडियो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या आपके पोर्टफोलियो का फंड मैनेजर सबसे अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिया हुआ है, आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।